हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2009 में आई एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी मूवी इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग को। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता, साथ ही यहाँ कोई भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ सभी लोग सच बोलते हैं और अगर वहाँ कोई एक आदमी झूठ बोल सके तो क्या होगा, ये हम इस मूवी में देखेंगे। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में कोई इस दुनिया के बारे में नरेट करता है जहां ह्यूमन बिना झूठ के इवॉल्व हुए हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ तक कि लोगों को पता तक नहीं कि झूठ होता क्या है। इसी वजह से यहाँ हर कोई सच बोलता है, जैसे भिखारी, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी। फिर नरेटर हमें मार्क बिल्सन के बारे में बताता है जो एक लूजर है, लेकिन वो अपनी किस्मत बदलने वाला है इस दुनिया का पहला झूठ बोलकर। पहले सीन में हम देखते हैं मार्क एक खूबसूरत लड़की एना के घर उसे डेट पर ले जाने आया है। एना उससे कहती है मार्क ने उसे तब डिस्टर्ब किया जब वो खुद को प्लेजर दे रही थी। साथ ही वो कहती है मार्क जल्दी आ गया। वो उसे वेट करने कहती है क्योंकि उसे अपनी मास्टरबेटिंग खत्म करनी है और वो आवाज सुनकर कुछ भी सोचे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्क उसे अपनी परेशानी बताता है कि वो बस सस्ता रेस्टोरेंट ही अफोर्ड कर सकता है और आगे कहता है शायद अगले हफ्ते उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा और 40 साल का होने के बाद भी उसके पास कोई बैंक बैलेंस या वेल्थ नहीं है। फिर एना नीचे आती है। मार्क कहता है उसके मास्टरबेटिंग की आवाज से वो भी टर्न ऑन हो गया। शायद ये डेट यामाकाटा पर खत्म हो, लेकिन एना तुरंत कहती है उसे वो अट्रैक्टिव नहीं लगा। मार्क को हर लड़की से हमेशा ऐसा ही अटेंशन मिला है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ भी वेटर ब्रूटली सच बोलता है। वो कहता है एना उसके लीग से बाहर है। वो मार्क से पूछता है क्या एना उसकी बेटी है। मार्क एम्बेरस होकर वेटर को थैंक यू बोलकर जाने कहता है। फिर मार्क एना से उसके बारे में पूछता है। वो बताती है जो वो जॉब करती है उसे पसंद नहीं, लेकिन उसे पैसे अच्छे मिलते हैं, इसीलिए वो शॉपिंग ड्रिंकिंग के साथ और भी दूसरे शौक करती है और उसे इतने पैसे बिना काम करके मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी एना को उसकी माँ का कॉल आता है। उसके माँ के पूछने पर वो मार्क के सामने ही बोलती है मार्क मोटा, नाटा और चपटी नाक वाला है। वो हैंडसम नहीं है और ना ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। साथ ही वो कहती है वो मार्क के साथ यामाकाटा नहीं करने वाली, यहाँ तक कि उसे किस तक नहीं करेगी। फिर वेटर ऑर्डर लेकर आता है और कहता है उसने एना की ड्रिंक में से एक सिप पी है और उससे पूछता है अगर वो उसे अपना नंबर दे तो क्या वो उसे कॉल करेगी। एना तुरंत कहती है नो। डेट खत्म होने पर मार्क उसे छोड़ने आता है। एना हैरानी से कहती है वो मार्क को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे मार्क के साथ बहुत अच्छा लगा। उसके जाते समय मार्क डेट पर आने के लिए उसे थैंक यू कहता है। वो अपने घर आता है। टीवी पर कोका कोला की एड चल रही थी जिसमें आदमी बोल रहा था कोका कोला बस एक मीठा पानी है, उसमें 80% शुगर है। फिर भी वो चाहते हैं कि एड देखने वाले लोग कोका कोला जरूर खरीदे। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस लेक्चर फिल्म स्टूडियो आता है। बाहर एक औरत सबसे बोल रही थी उसे आज काम करने का दिल नहीं है। अंदर एक आदमी लोगों को नेपोलियन की स्टोरी के बारे में बता रहा था। जब मार्क वहां आता है वो आदमी उसे इंट्रोड्यूस करता है कि मार्क इस कंपनी में स्क्रीन प्ले राइटर है। जब मार्क स्माइल करते हुए सामने आता है वो आदमी सच बोलकर उसे एम्बेरेस करता है कि मार्क इस कंपनी का घटिया राइटर है और आज उसे फायर कर दिया जाएगा। जब वो अपने ऑफिस आता है उसकी कलीग शेल्बी सच बोलकर उसे ताने मारती है कि उसे तो निकाल दिया जाएगा, उसे कभी मार्क के साथ काम करके मजा नहीं आया और अब वो जाकर फल बेचेगा। फिर उसके कैबिन में उसका बॉस आता है और उसे फायर कर देता है क्योंकि उसने ब्लैक प्लेग की कहानी बहुत बेकार लिखी थी। उसी समय मार्क को एना का मेल आता है कि भले से ही उसे मार्क के साथ अच्छा लगा, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसके जेनेटिक लुक्स, फाइनेंशियल कंडीशन और उसके लाइफस्टाइल को लेकर जो शादी करने के लिए एक लड़की के लिए जरूरी है। भाई ये तो बिल्कुल सच है। साथ ही शेल्बी उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है क्योंकि उसने वो मेल पूरे ऑफिस को भेज दिया था। साथ ही कहती है लड़कियां लड़कों में गुड लुक्स ही देखती है जो उसमें बिल्कुल नहीं है। ये भी बिल्कुल काइंड ऑफ सच है। ये यहाँ खत्म नहीं होता। जब मार्क बाहर आता है शेल्बी फिर उसे लूजर कहती है। फिर वहाँ ब्रैड, मार्क का कॉम्पिटिटर आता है। वो भी मार्क से सच बोलता है कि वो दुनिया का सबसे घटिया राइटर है और उसने मार्क को कभी पसंद नहीं किया और वो हमेशा लूजर ही रहेगा। जाते जाते शेल्बी उससे कहती है अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। फिर मार्क नर्सिंग होम में आता है। इस दुनिया में नर्सिंग होम को सैड प्लेस ऑफ होपलेस ओल्ड पीपल कहा जाता है। मार्क अपनी माँ के पास आया था। मार्क उन्हें बताता है उसकी जॉब
जॉब चली गई और उसके मुताबिक उसकी माँ भी एक लूजर थी। यहाँ तक कि उसके घर में सभी लूजर ही पैदा होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे दिलासा देती है उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। घर पर उसका मकान मालिक आकर रेंट मांगता है। मार्क उसे अपनी कंडीशन बताता है जो उसे पहले से पता है, इसीलिए घर खाली करने के लिए वो उसे 1 दिन देता है क्योंकि अब वो रेंट देने की हालत में नहीं है। फिर मार्क बैंक जाता है ताकि अपने पैसे निकाल कर अकाउंट बंद कर सके। कैशियर बताती है वो उसका अकाउंट अभी क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी सिस्टम डाउन है, लेकिन वो उसे कैश दे सकते हैं। फिर कैशियर उससे अमाउंट पूछती है क्योंकि वो सिस्टम में देख नहीं पा रहे कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तभी मार्क के दिमाग में कुछ होता है और कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद मार्क कहता है उसे $800 चाहिए, लेकिन तभी सिस्टम ऑनलाइन आ जाता है। कैशियर उसका अकाउंट चेक करती है लेकिन उसमें बस $300 थे, लेकिन कैशियर कहती है शायद उनके सिस्टम में फॉल्ट आया है। उसे मार्क की बात पर पूरा यकीन था क्योंकि यहाँ कोई झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सिस्टम फॉल्ट के लिए माफी मांगते हुए मार्क को $800 दे देती है। मार्क बहुत ज्यादा हैरान था कि उसे $800 कैसे मिल गए जो उसके अकाउंट में थे ही नहीं। वो बैंक से बड़ी सी स्माइल के साथ बाहर आता है। वो अपना रेंट देकर अपने रूम में वापस आता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने झूठ की इन्वेंशन कर ली थी जो इस दुनिया में और कोई नहीं बोलता। इसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। फिर एक बार में मार्क अपने दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसी चीजें बोल सकता है जो है ही नहीं, मतलब वो झूठ बोल सकता है, लेकिन इस दुनिया में झूठ नाम का कोई शब्द नहीं बना, इसलिए वो उसकी बात समझ नहीं पाते। मार्क टेस्ट करने के लिए हर सेकंड अपना नाम बदलने लगता है और उसके दोस्त उस पर हर बार यकीन करते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है अगर वो दुनिया में कुछ भी कर सकते तो क्या करते। उसका दोस्त ग्रेग कहता है वो सबसे पहले एक खूबसूरत लड़की के साथ यामाकाटा करता। अब इसे ट्राई करने मार्क बाहर आता है। एक अति खूबसूरत लड़की वहाँ से जा रही थी। मार्क उसे आवाज देता है। वो पहले मार्क को इग्नोर करती है, लेकिन वो उससे कहता है अगर उन दोनों ने अभी यामाकाटा नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो लड़की तुरंत रुककर और घबराकर कहती है उसे यहाँ यामाकाटा करना है या किसी होटल में चले। वो मार्क को लेकर एक मोटल में आती है। अंदर मार्क पहले उसे खुद के बारे में कुछ बताने कहता है, लेकिन वो लड़की दुनिया के खातिर अपने कपड़े उतार कर उसे जल्दी यामाकाटा करने कहती है। मार्क को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो फोन पर नासा से बात करने का नाटक करता है और कहता है अब दुनिया खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए अब उन्हें यामाकाटा करने की जरूरत नहीं। भाई कोई ये पावर मुझे दे दो या इस दुनिया में मुझे भेज दो। पर्सनल फैंटेसीज इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो बार में वापस आता है और ग्रेग से फिर पूछता है लड़की के अलावा वो क्या करेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और उल्टा मार्क से पूछता है वो क्या करेगा। मार्क जवाब देता है पहले वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। फिर वो दोनों कहीं जा रहे थे, लेकिन ग्रेग बहुत नशे में था, इसीलिए पुलिस वाला उन्हें रोकता है। वो भी यहाँ सच बोलता है कि वो दोनों उसे रिश्वत देने लायक नहीं दिख रहे। वो रिश्वत लेता है क्योंकि उसे बहुत सारी बुरी आदतें हैं। ग्रेग को चेक करने पर वो बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उससे बस इतना ही कहता है ग्रेग ने शराब नहीं पी। ये सुनते ही ऑफिसर उस पर यकीन कर लेता है और ग्रेग से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एक कसिनो में आते हैं। चिप्स लेते समय लड़की बोलती है यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा कसिनो ही जीतता है। वहाँ काम करने वाले भी बोल रहे थे यहाँ आओ और अपने पैसे हार कर जाओ क्योंकि जीतेगा हमेशा कसिनो ही। मार्क रूलेट खेलने जाता है और 28 नंबर पर दाव लगाता है, लेकिन रूलेट पर 35 नंबर आता है। लेकिन मार्क दूसरी जगह पॉइंट करके कहता है वहाँ कुछ है, और सभी के वहाँ देखने पर मार्क अपने चिप्स 35 नंबर पर ला लेता है और सभी उसका यकीन करते हैं। इसी तरह वो कई गेम में चीट करता है और कसिनो से बहुत सारे पैसे लेकर बाहर आता है। बाद में मार्क लिफ्ट में फ्रैंक नाम के एक डिप्रेस लड़के से मिलता है। फ्रैंक उसकी बिल्डिंग में ही रहता है। वो कहता है आज वो सुसाइड करने वाला है क्योंकि उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। मार्क को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो फ्रैंक से कहता है उसे सुसाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे फ्रैंक की परवाह है, जो कि झूठ था। लेकिन ये सुनकर फ्रैंक को बहुत अच्छा लगता है। वो मार्क को हैंग आउट करने घर बुलाता है। पहले मार्क मना करता है, लेकिन फ्रैंक को उदास देखकर मान जाता है। अब ये सुनकर फ्रैंक सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप कर देता है। रात में मार्क उसके घर जाता है। अब सही मायने में फ्रैंक और मार्क फ्रेंड बन जाते हैं। अब ये जानकर कि वो अपनी इस पावर से लोगों की मदद कर सकता है, इसीलिए मार्क अपने आसपास के लोगों के बीच खुशियां लाता है। लोगों से बस एक झूठ बोलने से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक बेगर को बैंक से पैसे दिलवाता है और ऐसी कई चीजें करता है। एक रात वो एना को कॉल करके एक और डेट पर चलने पूछता है क्योंकि अब वो बहुत बदल गया है और वो अब उसकी लीग में है। एना एक आखिरी बार मिलने मान जाती है। फोन रखने के बाद वो टीवी में देखता है जिसमें नरेटर ब्रेड के राइटिंग की तारीफ कर रहा था। ये देखकर उसे आइडिया आता है। वो जाकर कहानी लिखना शुरू करता है। अब इस दुनिया में कोई झूठ नहीं था, इसीलिए यहाँ फिल्में भी नहीं बनती थी। बस एक नरेटर
राइटर कोई हिस्ट्री की कहानी बताता था जो राइटर अपने शब्दों में लिखता था, लेकिन मार्क एक झूठी कहानी लिखता है। कहानी खत्म होने के बाद मार्क उस पर चाय गिराता है, जिससे देखने में वो एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट लगे। अगले दिन मार्क वापस अपने ऑफिस आता है। ब्रैड फिर उसे ताना मारता है, लेकिन वो सीधा अपने बॉस के पास जाकर उसे बताता है उसे रेगिस्तान में एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर एक किताब मिली। ये स्टोरी एक जायंट स्पेसशिप की थी जो बेबीलोन में क्रैश हुई थी। ये उसके बॉस को काफी पसंद आती है। वो सभी को अपने केबिन में बुलाता है। मार्क पढ़ना शुरू करता है। धरती को एलियन ने 1400 ईस्वी में बचाया था। फिर एलियन किंग ने इंसानों की मेमोरी मिटा दी ताकि उन्हें कुछ याद न रहे। लेकिन 700 सालों के बाद एक महान राइटर मार्क बिल्सन, मतलब वो खुद, उसे नौकरी से निकालने और उसके कलीग शेल्बी और ब्रेड के बार बार मजाक बनाने के बाद भी उसे ये बुक मिलेगी। ये कहानी मार्क सारी दुनिया को बताएगा। बुक का आखिरी सेंटेंस था, लेक्चर फिल्म इस कहानी पर एक हिट मूवी बनाएगी और मार्क फेमस और अमीर बन जाएगा। सभी लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि सभी को स्टोरी बहुत पसंद आई थी, लेकिन ब्रेड और शेल्बी अपसेट थे। उनका बॉस वादा करता है इस कहानी पर फिल्म बहुत जल्द बनेगी। अगले दिन मार्क एना को डेट पर एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आता है। एना उसे कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट बिक गई थी और अब वो काफी अमीर बन चुका है। फिर वो उसके परिवार के बारे में पूछती है। मार्क बताता है उसके फादर शराबी थे और उसकी माँ नर्सिंग होम में है, लेकिन वो कल ही अपनी माँ को नर्सिंग होम से वापस ले आएगा और उनके लिए एक मेंशन खरीदेगा। फिर वो एना से पूछता है अब क्या वो दोनों साथ हो सकते हैं, क्योंकि अब वो अमीर और एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका है। एना को उसकी दौलत और सक्सेस पसंद तो थी, लेकिन फिर भी वो मार्क के लुक की वजह से मना कर देती है क्योंकि उसे मोटे और चपटी नाक वाले बच्चे नहीं चाहिए। मार्क को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है क्योंकि उसकी माँ बहुत क्रिटिकल है। वो तुरंत हॉस्पिटल आता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है उसकी माँ का आखिरी समय चल रहा है, अब वो कभी भी मर सकती है, वो भी उसकी माँ के सामने। साथ ही कहता है नीचे लॉबी में फ्री में खाना बट रहा है, वो जरूर खा के जाए। लेकिन उसकी माँ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो मरने के बाद हमेशा के लिए डार्कनेस में खो जाएगी। जब उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो रोते हुए अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मरने के बाद वो अपनी मनपसंद जगह जाएगी, वहाँ वो हमेशा जवान रहेगी, वहाँ वो सभी होंगे जिनसे वो प्यार करती है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत सुकून मिलता है और कुछ देर बाद वो मर जाती है। लेकिन डॉक्टर और नर्सेस भी उसकी बातें सुन रहे थे। वो उसे आफ्टर लाइफ के बारे में और बताने कहते हैं, लेकिन मार्क बहुत ज्यादा दुख में था। बाहर एना भी थी जिसने उसकी बातें नहीं सुनी थी। वो एना के साथ उसके घर आता है। दोनों सुबह जागकर स्माइल करते हैं क्योंकि वो सारी रात एक दूसरे के कंधे पर सोए थे। बाद में मार्क अपने घर आता है। उसके घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वो लोगों के बीच से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक औरत उसे पहचान कर उसका नाम लेती है। लोग उसे घेर कर पूछने लगते हैं मौत के बाद क्या क्या होता है। वो किसी तरह अंदर आता है, तभी उसे एना का कॉल आता है। वो उसे न्यूज लगाने कहती है। एक रिपोर्टर उसके घर के बाहर से न्यूज बता रहा था। कुछ देर बाद वहाँ एना आती है। वो पूछती है उसने अपनी माँ को क्या बताया। मार्क उसे सब बताता है और एना भी तुरंत उस पर यकीन कर लेती है। ये सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए वो लोगों को सब बताने बोलती है जो उसे पता है, क्योंकि ये सुनकर उसे इतना सुकून मिला तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। एना के बोलने पर वो लिखना शुरू करता है। मार्क रात होने तक लिख रहा था। लोग उसके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया टीवी और रेडियो पर उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन सुबह उसकी राइटिंग कंप्लीट होती है और वो एना और ग्रेग के साथ बाहर आता है। उसने पेपर पिज्जा बॉक्स पर लगाए थे। फिर वो पढ़ना शुरू करता है कि आसमान में एक आदमी रहता है जिसे सब कुछ पता है। मरने के बाद वो लोगों को किसी खास जगह एक मेंशन और फ्री आइसक्रीम देगा। साथ ही वो हमेशा जवान रहेंगे और उनके साथ वो लोग भी होंगे जिनसे वो प्यार करते हैं। साथ ही वो बताता है जो लोग अपनी जिंदगी में 3 गलत काम करेंगे उन लोगों को बहुत बुरी जगह मिलेगी। लेकिन लोग उनकी जिंदगी में हुई बुरी घटनाओं के लिए भी आसमान के आदमी को भला बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन मार्क उन्हें समझाता है उसी आसमान के आदमी ने उन्हें उनकी जिंदगी में अच्छी चीजें भी दी है। उसके जाने से पहले एक औरत आकर पूछती है उसे ये कैसे पता। मार्क कहता है आसमान में रहने वाले आदमी ने उसे बताया। अगले दिन न्यूज में अजीब अजीब चीजें छपती है, जैसे नासा स्पेस में आसमान के आदमी को ढूंढ रहा है। 14% लोगों ने काम करना कम कर दिया है क्योंकि सभी मेंशन के बारे में सोचते रहते हैं और आसमान वाला आदमी ही दुनिया में होने वाली तबाही और चमत्कार के लिए जिम्मेदार है। मार्क अपने बॉस को ब्लैक प्लेग की कहानी देता है। वो मूवी सुपरहिट होती है और मार्क बहुत जल्द अमीर और फेमस हो जाता है। वो अपने लिए एक बड़ा मेंशन खरीदता है। एक दिन मार्क और एना पार्क में बैठे थे। वो एना को लोगों को देखने कहता है। एना को लोगों को देखने का नजरिया अलग था और मार्क का
अलग एना को लोगों में सिर्फ खामियां दिखाई देती थी, लेकिन मार्क को उनकी अच्छाई दिखाई देती थी। जैसे सामने कपल बेंच पर बैठा था, एना को वो अजीब फैशन वाले और लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मार्क उसे दिखाता है वो साथ में नोकझोंक कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एना उसे खुद के बारे में पूछती है। मार्क कहता है वो आज तक उसकी जैसी स्वीट लड़की से नहीं मिला। वही एना पहले उसे मोटा और भद्दा कहती है, लेकिन बाद में बताती है वो बहुत अच्छा है, हेल्पिंग नेचर का है, दुनिया को देखने का उसका नजरिया अलग है और उसे मार्क के साथ बहुत अच्छा और स्पेशल लगता है। अब यहाँ दोनों किस करने वाले थे, लेकिन एना पीछे हट जाती है क्योंकि वो सोचती है अगर उसने मार्क से शादी की तो उसके बच्चे भी मार्क की ही तरह मोटे और चपटी नाक वाले पैदा होंगे। वो कहती है वो मार्क से प्यार करती है, लेकिन उसके जेनेटिक एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक दिन एना मार्क के घर आती है। वो लेक्चर कंपनी को एक और मनगढ़ंत कहानी दे रहा था। एना उसे एक बर्थडे कूपन देती है, साथ ही उसे बताती है वो आज ब्रेड के साथ डेट पर जा रही है और आज उसका ब्रेड के साथ यामाकाटा करने का प्लान है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो ब्रेड को कोई और मिल जाएगी और ब्रेड जेनेटिक रूप से उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन ये सुनते ही मार्क उससे कहता है उसे शादी से पहले किसी के भी साथ यामाकाटा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है, इससे सामने वाले को उसका कैरेक्टर गलत लगेगा। एना मान जाती है। ये कहने के बाद मार्क एना का दिया हुआ कूपन खोलता है। कूपन में लिखा था एज ए गिफ्ट एना मार्क के साथ यामाकाटा करना चाहती है क्योंकि उसे क्या गिफ्ट दे जिसके पास पहले से सब कुछ है। ये सुनकर मार्क को लगता है जैसे उसने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने एना से कहा है शादी से पहले उसे किसी के भी साथ यामाकाटा नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद वहाँ ब्रेड आता है। एना ने ब्रेड को नहीं बुलाया था, बल्कि ब्रेड ने ही एना को मार्क के घर से पिकअप करने कहा था ताकि वो मार्क को जला सके। फिर वो एना को डिनर पर ले जाता है। डिनर पर ब्रेड खुद की बड़ाई और मार्क का मजाक उड़ाते हुए उसे लूजर कहता है। यहाँ तक कि वो इतना घमंडी था कि वो एना को उसका मनपसंद खाना तक खाने नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी बाद में मोटी हो जाए। उसे एना की कुछ फिक्र नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने उनकी जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। इस समय एना के चेहरे पर झूठी स्माइल थी क्योंकि ब्रेड मार्क से बिल्कुल अपोजिट था। मार्क बाहर जाता है जहां हम देखते हैं बस पर पेप्सी की एड लगी थी कि पेप्सी आफ्टर लाइफ में भी मिलेगी। अब मार्क अपना टाइम ग्रेग और फ्रैंक के साथ बिता रहा था। घर पर एना मार्क का एक फनी इंटरव्यू देख रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आती है। वो कहती है मार्क जैसा इंसान एना का दोस्त नहीं होना चाहिए, भले से ही वो मैन इन द स्काई से बात करता हो, वो दिल का अच्छा हो, लेकिन वो एक लूजर है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मोटा और नाटा है। वो गुड लुकिंग नहीं है, इसीलिए उसकी अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। वैसे दोस्तों हमारी दुनिया की भी यही सच्चाई है ना। लेकिन एना को बिल्कुल पसंद नहीं आता जिस तरह उसकी माँ मार्क के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि मार्क ने हमेशा उसे स्पेशल फील करवाया है। लेकिन उसकी माँ कहती है मार्क एक लूजर है और उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे, मोटे नाटे और लूजर। वो तुरंत ब्रेड को कॉल लगाती है और एना को जबरदस्ती उससे बात करने लगाती है। अब ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक एना मार्क के घर आती है, लेकिन मार्क बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। एना उसे अपने शादी का इनविटेशन देते हुए उसे शादी में आने कहती है। मार्क उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्रेड से शादी बिल्कुल ना करे, लेकिन एना कहती है उसके पास बहुत कम टाइम है खुद के लिए परफेक्ट जेनेटिक पार्टनर ढूंढने के लिए, जिससे उसे ऐसे बच्चे हो जैसे वो हमेशा से चाहती है। बाद में एना वहां जाती है जहां वो मार्क के साथ बैठा करती थी। तभी उसे दिखाई देता है सामने कुछ बच्चे एक लड़की को बुली कर रहे हैं। एना जाकर उन्हें छुड़ाती है। वो बच्चा अपना नाम नाटा मोटा ब्रायन बताता है क्योंकि सब बच्चे उसे यही बुलाते हैं। तब उसे समझ में आता है उसमें और उन बुलीज में कोई फर्क नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लोग तो फैट और एवरेज लोगों को इंसान ही नहीं समझते। अब एना के शादी के दिन मार्क देखता है ग्रेग सूट पहनकर तैयार है और उसे शेव करके एना को पाने के लिए एक आखिरी बार कोशिश करने इंकरेज करता है। मार्क शेव करके ग्रेग के साथ शादी अटेंड करने आता है। चर्च के बाहर लिखा था मैन इन द स्काई के बारे में सोचने के लिए एक शांत जगह, और अंदर मार्क की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ एना आती है। प्रिंस मैन इन द स्काई के नाम पर उन्हें शादी के लिए पूछता है। फिर लोगों से कहता है अगर यहाँ कोई बेटर जेनेटिक मैचअप है तो सामने आ सकता है। तब मार्क निकल कर आता है। वो कहता है एना उसके साथ खुश रहती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ब्रेड कहता है अगर वो मार्क के साथ खुश रहती है तो एना उसके साथ क्यों खड़ी है। ब्रेड मार्क से मैन इन द स्काई से पूछने कहता है कि एना के लिए क्या सही है, लेकिन मार्क कहता है एना खुद जानती है उसके लिए क्या ठीक है। ये कहकर मार्क बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पीछे एना भी आती है। वो उससे मैन इन द स्काई से पूछने कहती है कि उसके लिए क्या सही है। तब मार्क कन्फेस करता है आसमान में कोई आदमी नहीं है। ये स्टोरी उसने अपनी माँ को शांत करने सुनाई थी। वो
वो एक झूठ था। एना पूछती है फिर मार्क ने उससे शादी करने झूठ क्यों नहीं बोला, लेकिन मार्क कहता है प्यार में झूठ की जगह नहीं होती। तब एना कहती है उसे थोड़े मोटे और चपटी नाक वाले क्यूट से बच्चे चाहिए। ये सुनते ही मार्क के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मूवी के आखिरी सीन में मार्क अपने छोटे से क्यूट से बेटे के साथ बैठा था। वो कहता है आज तक एना को समझ नहीं आया झूठ क्या होता है, और अब सिर्फ वो अकेला नहीं जो झूठ बोल सकता है। तभी वहाँ एना डिनर लेकर आती है जो फिर से प्रेग्नेंट है। उसने बहुत घटिया खाना बनाया था, लेकिन मार्क और उसका बेटा कहते हैं खाना बहुत टेस्टी है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।